Hello friends, this is Arun from UPSC classes. Now I am going to teach you 12th Pole Science first chapter Cold War era and non-aligned movement शीत युद्ध. ठीक है. अब फर्स्ट थिंग आती है कि कोल्ड वार है क्या. कोल्ड वार कोल्ड वार है क्या. कोल्ड वार एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें वॉर नहीं हुआ. सिचुएशन ऑफ वॉर थी. वॉर होने का पूरा सिचुएशन था बट कोई वॉर नहीं हुआ. कोई वेपन्स का यूज नहीं हुआ, कोई मिसाइल्स का यूज नहीं हुआ, कोई गन्स का यूज नहीं हुआ, कोई आर्मी अटैक का यूज नहीं हुआ. ठीक है ना. बट कॉन्टिन्यूसली फेयर ऑफ वॉर, टेंशन बने रहे. स्ट्रगल ऑफ कंट्रीज ऑफ वॉर भी बने रहे. एक दूसरे से सारे देश जो है स्ट्रगल करते रहे. वॉर की का डर होता रहा, वॉर का फेयर रहता रहा. तो टोटली क्या कहा जाएगा, Cold War is the situation of war, but there is no any type of war, just the fear and tension of continuously war. Right? Okay. ये था कोल्ड वार. अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम ये जानेंगे. कोल्ड वार तो ठीक है कि एक सिचुएशन थी जिसमें जो है कोई भी वॉर नहीं हुआ. कोल्ड वार एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें कि कोई भी वॉर नहीं हुआ. क्यों रीजन, क्योंकि उसमें गोलियां नहीं चली, क्योंकि उसमें मिसाइलें नहीं चली. ठीक है. कोई वेपन्स का यूज नहीं हुआ. ये अच्छी बात है, नहीं तो डिस्ट्रॉयर होता, वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर होता, नेशन डिस्ट्रॉयर होता, लाइफ डिस्ट्रॉयर होता. तो इसके लिए अच्छी बात है कि अगर कोई गोलियां नहीं चली, किसी का नुकसान नहीं हुआ. बट हुआ क्यों, इसका रीजन जानते हैं. वाई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, 1939, 1945, 39 टू 45. अच्छा, एक चीज और है कि आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स को हमेशा के लिए ये चीज़ जाननी बेहद ज़रूरी है. और टाइम एंड एरिया एंड डेट ये जानना बेहद जरूरी है. जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ, 1914 टू 1918. सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ, 1939 टू 1945. ठीक है. सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ वो अलाइड फोर्सेज एंड एक्सिस पावर के बीच में हुआ. अलाइड फोर्सेज मीन मित्र राष्ट्र एंड एक्सिस पावर इन धुरी राष्ट्र. एलाइड फोर्सेज विनर रहे इसमें, जिसमें यूएसए था, जिसमें यूएसए था, यूएसएसआर था, ब्रिटेन एंड इंग्लैंड, आयरलैंड, ये सारे देश थे. फ्रांस एंड एक्सेट्रा अदर कंट्रीज, जर्मनी, इटली, जापान, ये सारे देश थे. अब हुआ क्या, सेकेंड वर्ल्ड वार में ये सारे एक साथ थे. फिर भी यूएसए ने बिना डिसीजन के, बिना सजेशन के, यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही सुपर पावर थी. और ये सारे एक साइड से लड़ रहे थे एज ए फ्रेंड बनके, एज ए ग्रुप बनके, अलाइड फोर्सेज के ये इस वॉर में शामिल थे. बट यूएसए ने विदाउट परमिशन, विदाउट सजेशन, विदाउट एनी डिस्कशन जो है जापान पर 1945 अगस्त 1945 में क्या किया, न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक कर दिया जापान के मेन सिटीज पे, नागासाकी एंड हिरोशिमा. नागासाकी पर जो बम गिराया, न्यूक्लियर मिसाइल गिराई, उसका नाम था लिटिल बॉय. ओके, उसका नाम था, आप ये चीज याद रख लें, बहुत ही मुश्किल से बताया जाता है किसी क्लासेज में. तो लिटिल बॉय, नागासाकी पे जो न्यूक्लियर मिसाइल थी उसका नाम था, एंड हिरोशिमा पे जो मिसाइल गिराई गई थी उसका नाम था फैटमैन. इनका वेट भी था 15 kg टन एंड 21 kg टन. ओके. तो जापान के मेन सिटीज पे, नागासाकी एंड हिरोशिमा पे क्या हुआ, न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च की गई, जिससे क्या हुआ, वहां की लाइफ डिस्ट्रॉयर हो गई. लाइफ डिस्ट्रॉयर हो गई, वहां की डेवलपमेंट खत्म हो गई, वहां की डेवलपमेंट खत्म हो गई, वहां की टोटल डेवलपमेंट खत्म हो गई. आज भी वहां के काफी सारे लोग जो होते हैं, वहां के मेन प्लेस के लोग, वो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब या हैंडीकैप्ड या ब्लाइंड होते हैं. तो इससे ये पता चलता है कि न्यूक्लियर मिसाइल्स के साइड इफेक्ट कितने टाइम तक रहे, तब से लेके आज तक सब कुछ खत्म हो गया वहां का. तो सारी कंट्रीज को ये बात बहुत ही बुरी लगी. ऑब्वियसली लगना ही था. क्यों, क्योंकि इतने बड़े डिस्ट्रॉयर की बात जो है न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने के बाद किसी से डिस्कशन नहीं की, जबकि जापान ऑलरेडी हार मानने वाला था, या आज या कल में हार जाता. ऐसा था कि सरेंडर की पोजीशन कंडीशन थी जापान की. टोटल बात है कि जापान इज अबाउट टू सरेंडर. क्रिटिज्म निकला, सारी कंट्रीज, सारे नेशन ने क्रिटिज्म किया अमेरिका पर, यूएसए पर, कि जब जापान अबाउट टू सरेंडर, देन व्हाई यू गॉट टू अटैक ऑन जापान. जापान ने अपने फेवर, यूएसए ने अपने फेवर में क्या कहा, यूएसए अमेरिका ने कहा कि
वॉर को जल्दी खत्म करना था, तो इसके लिए हमें न्यूक्लियर मिसाइल अटैक करना पड़ा। मैंने वॉर को जल्दी खत्म किया है जिससे कि लोगों की जानें बचाई जा सके, पूरे विश्व के लोगों की जानें बचाई जा सके, नेशंस को बचाया जा सके, नहीं तो ये लड़ाई लगातार चलती रहती और लॉसेज होते रहते, लाइफ ऑफ लॉसेज एंड नेशंस लॉसेज, ये सारी चीजें होती रहती। ये तो आपका फर्स्ट फेवर अपना अमेरिका ने बताया। एंड सेकंड इज दैट मेन पॉलिटिकल रीजन, America want to show USSR that America is the biggest forces in the world. Its main region, deeply and political region. That's why America nuclear missile launch on Japan and attack. ओके, तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर एंड बाकी नेशंस के मन में ये बात घर कर गई कि ये आगे चल के किसी भी नेशन पे विदाउट परमिशन, बिना किसी रीजन के जो है न्यूक्लियर मिसाइल कर सकता है। तो इसकी सेफ्टी के लिए जो है दोनों ही यूएसएसआर ने भी अपने अपने पावर को बढ़ाना शुरू किया। इसका मतलब टोटल बात हो गई कि यूएसएसआर एंड अमेरिका ऑलरेडी सुपर पावर था, अगर यूएसएसआर में थोड़ी बहुत कमी भी थी, उसने भी अपनी वेपन्स को बढ़ाना शुरू किया, न्यूक्लियर मिसाइल को और ज्यादा डेवलप करना शुरू किया। और एक टाइम क्या आया 1962 का टाइम आया जिसमें यूएसएसआर के प्रेसिडेंट, यूएसएसआर के पीएम निकिता खुश्चेव ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, मिसाइल्स को एंड सारे वेपन्स को डिप्लॉयड कर दिया क्यूबा में। क्यूबा एक क्लोज रेंज था जहां से अमेरिका पर डबल अटैक एंड मेन लैंड्स पे अटैक किया जा सकता था। इसलिए ऑलवेज क्यूबा को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया यूएसएसआर ने, और बाद में क्या हुआ, क्यूबा को ही अपना रशियन मिलिट्री बेस बना लिया यूएसएसआर ने, जिससे वहां से बहुत ज्यादा नुकसान एंड लॉस कराया जा सके अमेरिका का, और अपने सारे मिसाइल एंड वेपन जो है वहां पर सेट कर दिए क्यूबा पे, जिससे कि अमेरिका पर पूरा हमला किया जा सके, अटैक किया जा सके। यूएसए को इसकी न्यूज पता चली 3 वीक्स के बाद यूएसए को ये चीज पता चली, और उसने रास्ते में ही क्यूबा के आने वाले रास्ते में ही रसिया के सारे वेपन्स और मिसाइल्स को आने वाले रास्ते में ही रोकने की कोशिश की। वहीं पे अपने जहाजी जंगी बेड़े लगा दिए, वेपन्स लगा दिए कि रास्ते में जब क्यूबा में जाएगा ही नहीं तो वहां से अटैक कहां से करेगा। तो इसलिए क्यूबा में आने वाले रास्ते में उन्होंने अपना सेटअप बना लिया। और होता क्या, क्यूबा से अगर मिसाइल लॉन्च होती, क्यूबा से हमला होता, तो अमेरिका का बहुत सारा पार्ट डैमेज होता और मेन सिटी डैमेज होता। ये जो सिचुएशन थी वॉर की, अमेरिका के नुकसान की जो प्रॉब्लम थी, इसी को बोलते हैं सीएमसी मींस क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, हुआ क्या, बोथ हैड न्यूक्लियर वेपन्स एंड डोंट वांट सी डिस्ट्रॉयर ऑफ लाइफ एंड रिसोर्सेज। दोनों ही both countries are superpower, and they have idea about World War First and Second result. That's why they don't want to war again, because in war many life and losses would be happen, and they seen that. That's why निकिता खुश्चेव ने लेटर भी दिया जेएफ कैनेडी यानी कि यूएसए के प्रेसिडेंट, करंट टाइम के प्रेसिडेंट थे, उनको लेटर दिया कि कहीं ना कहीं अगर ये वॉर होता है तो ये पूरी तरीके से ब्लूडी वायर होगा, खूनी रंजिश हो जाएगा, तो इसके लिए इस वॉर को रोका जाना चाहिए। और आपसी समझौते और डिस्कशन से जो उन्होंने क्या किया, कोल्ड वॉर को स्टॉप करने के लिए, अपने वेपन्स को स्टॉप करने के लिए 28 अक्टूबर को रोक दिया गया। ये डिसीजन ले लिया गया उनके द्वारा, तो निकिता खुश्चेव एंड जेएफ कैनेडी द्वारा ये डिसीजन लिया गया। ऑन प्लेस पे कोई भी वॉर, कोई भी वेपन का यूज नहीं किया जाएगा। और ऑन लीगली पेपर वर्क रिकॉर्ड 20 नवंबर को ये बात क्लियर हो गई कि कोल्ड वॉर आगे नहीं बढ़ेगा। बट मेन जो कोल्ड वॉर का एरा था वो आपका मेन जो कोल्ड वॉर का एरा था आपका 1945 टू 1990
तक ही था। ये आपका कोल्ड वार एरा ये था एक्चुअल कोल्ड वार, जिसमें कॉन्टिन्यूसली देयर इज नो एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक कंडीशन, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन ट्रेडिंग्स एंड डेवलपमेंट्स। कोई भी वर्क नहीं हुए यूएसएसआर टू यूएसए में। ठीक है, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने लगा, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने लगा, बर्लिन की दीवार वहां की जनता द्वारा गिरा दी गई 1919 में। देन उसके बाद जो है कोल्ड वार पूरी तरीके से खत्म हुआ, क्योंकि यूएसएसआर पूरी तरीके से कमजोर पड़ गया। यूएसएसआर 15 देशों का ग्रुप था। सारे एक एक देश जो थे धीरे धीरे जो है अमेरिका के आइडियोलॉजी पे चलने लगे, अमेरिका मॉडल को अपनाने लगे और यूएसएसआर का साथ छोड़ दिया। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अमेरिका की आइडियोलॉजी क्या थी और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या थी। मीन्स यूएसए की आइडियोलॉजी और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी में डिफरेंट था। दैट्स वाई यूएसएसआर स्टेट्स और लिव एंड गॉट टू यूएसए टर्म्स एंड पॉलिसीज। तो ये था आपका कोल्ड वार, जिसमें कॉन्टिन्यूसली टेंशन बनी रही, फेयर एंड वॉर की लगातार स्ट्रगल होते रहे, बट देयर वाज नो वॉर। ठीक है, ये एक ऐसी सिचुएशन का नाम है कोल्ड वार। एक ऐसी स्थिति है जिसमें वो लड़ाई तो नहीं हुई लेकिन लगातार लड़ाई का डर बना रहा। अच्छी बात यह थी कि इसमें कोई किसी भी तरीके का हथियार यूज नहीं हुआ, किसी भी तरीके का वेपन्स, किसी भी तरीके की न्यूक्लियर मिसाइल एंड आर्म फोर्सेज ने कोई भी गोलियां नहीं चलाई। ठीक है, एंड क्यूबा मिसाइल संकट यानी कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, CMC। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में क्या था कि सोवियत संघ रसिया के प्रधानमंत्री निकिता खुश्चेव ने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए जो है क्यूबा जो कि अमेरिका के तट पे लगा हुआ था और वहां पे अपनी मिसाइलें सेट कर दी। बदले में क्या होता था, क्यूबा को वो फाइनेंशियल हेल्प करते थे और क्यूबा इसलिए कुछ बोल नहीं पाया। क्यूबा ने भी उनको मदद करने का आश्वासन दिया, एसोसिएशन दिया, और इस तरह क्या हुआ, क्यूबा पर उन्होंने अपनी मिलिट्री बेस बना लिया और वहां से अगर हमला किया जाता तो अमेरिका के बहुत सारे मेन लैंड्स नष्ट होते, विनाश होता। इसलिए अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका को इस हमले की खबर 3 हफ्ते बाद पता चली कि हमें हमला नहीं, इस चीज की बात पता चली कि रूस ने जो है, यूएसएसआर ने सारे मिसाइल्स और बम जो है क्यूबा में सेट कर दिए हैं। इसलिए ज्यादा नुकसान ना हो इसके लिए अमेरिका ने क्यूबा और रसिया के बीच में आने वाले जंगी बेड़ों को ही रोकने का फैसला किया और वहां पे अपने सैनिकों को तैनात कर दिया, अपनी सेनाओं को, आर्मी को लगा दिया, अपने वेपन्स वहां पे लगा दिए मेन जगह पे, जहां से वो रसिया के रास्ते से क्यूबा तक कोई भी हथियार वेपन्स नहीं पहुंचे ही ना जा सके। ओके, और फिर जब ये लगने लगा कि वॉर हो जाएगा, उसी कंडीशन देख के निकिता खुश्चेव के ये लगा, यूएसएसआर के पीएम को ये लगा कि कंडीशन और भी बैड हो जाएगी और अगर अमेरिका और यूएसएसआर दो वर्ल्ड के सुपर पावर अगर वॉर करते हैं तो ये सालों साल वॉर चलेगा। इसलिए निकिता खुश्चेव ने इतने बड़े लेवल के डिस्ट्रॉयर को रोकने के लिए JF कैनेडी, अमेरिका यूएसए के प्रेसिडेंट, उनको लेटर लिखा कि ये ब्लडी वॉर हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अमेरिका ने भी, JF कैनेडी ने भी बात समझी और दोनों ने अपने मन से जो है इसको रोकने का फैसला किया और डिसीजन लिया कि कोई भी हथियार का यूज नहीं करेगा, वेपन नहीं यूज करेगा और अभी के अभी जो है धीरे धीरे अपने हथियार हटाए जाएं। और इस तरीके से रोकने का फैसला 28 अक्टूबर 1962, 28 अक्टूबर 1962 को किया गया एंड 20 नवंबर 1962 को लीगली ऑन पेपर एग्रीमेंट ये बात डिसाइड हो गई कि देयर इज नो वॉर, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ कोल्ड वॉर एंड वी हैव टू कम बैक आवर फोर्सेज एंड सारी सेनाएं वापस बुला ली गई। आगे की क्लास में हम पढ़ते हैं सीटो, सेंटो, नाटो एंड वार्सा पैक्ट। ओके, एंड नॉन अलाइन मूवमेंट इज आल्सो बैलेंस।